Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है और आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है और थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में परिचय दे देता हूँ। पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है, खास करके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और गवर्नेंस आईआर जैसे टॉपिक्स के ऊपर मेरे कमांडिंग सब्जेक्ट्स के रूप में मैं यूपीएससी के साथ डील करता हूँ। इसके साथ साथ मेरा खुद का ब्रीफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सपीरियंस भी था, जहाँ पे मैं स्टेट सर्विसेज के अंदर गुजरात गवर्नमेंट के अंदर काम भी किया हुआ है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से ये मेरा परिचय था। बट मेरे अलावा आपको मैं अनअकैडमी का परिचय भी देना चाहूँगा। अनअकैडमी प्लस, इफ़ यू आर अवेयर, इज़ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जहाँ पे इंडिया की 100 से ज़्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं, जिनके कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलेंगे, लाइव कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स को देख भी पाओगे, अनलिमिटेड टाइम आप लेक्चर्स को देख भी पाओगे और साथों साथ आप इनफैक्ट उनको जो भी डाउट्स है वो भी पूछ पाओगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आई एम ऑल्सो वन अमंग्स देम। तो आपको मेरे भी कोर्सेज आपको एक्सेस मिल जाएंगे। तो वन सब्सक्रिप्शन ऑल कोर्सेज का आपको कंसेप्ट मिलता है। मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं और इंडिया के जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सब के आपको कोर्सेज एक्सेस मिल जाएंगे। वन सब्सक्रिप्शन कवर्स ऑल द सब्जेक्ट अटेंडिंग ऑफ ऑल द एजुकेटर्स एंड देयर कोर्सेज। एंड मेरे कोर्सेज के अंदर तो मैं अपना मटेरियल जो हिस्ट्री का स्लाइड्स है, हैंड आउट है, वो भी बच्चों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो आई वांट कि आप लोग जब आओ तो वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में हिस्ट्री की तैयारी कर सको यूपीएससी को लेके। एंड दिस इज द करंट टॉपिक्स दैट आई डील इन द अनअकैडमी प्लस, जहाँ पे मैं आपको एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन सबको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर कराता हूँ। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, दिस इंक्लूड्स द प्रीलिम्स एंड द मेंस एज वेल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की हिस्ट्री अलग से करेंगे और मेंस का हिस्ट्री अलग से करेंगे माय फ्रेंड। ये दोनों आपको कॉम्प्रिहेंसिवली होगा। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड्स द डाउट क्लियरिंग सेशन। तो मैं आपको मोस्ट वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ ऑन दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आपको बहुत एडवांटेज होगा। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, PN लाइव कोड यूज करना है, खाली इतना याद रखेगा। 1 ईयर की फीस 44,000 है। आई विल सजेस्ट कि यू टेक मिनिमम 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। द रीजन इज कि मेरे कोर्स खत्म होते होते ही करीबन 8 महीना हो जाता है। तो अगर आप 8 महीने तक रुकोगे तो 8 महीने का सब्सक्रिप्शन तो अवेलेबल है नहीं, और फिर कोर्सेज लाइव अटेंड करने में जो मजा है वो रिकॉर्डेड में भी नहीं है। ठीक है, तो आप लाइव क्लासेस को जितना अटेंड करोगे उतना ही एडवांटेज होगा आपके लिए, है ना। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे EMI भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू कि कैसे आप यूज कर सकते हो। 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन 64,000 है। यहाँ पे भी आप PN लाइव यूज करोगे, यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। एंड मेनली PN लाइव यूज करके आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो एक विद्यार्थी के रूप में आपको कभी कभी प्रश्न होता है कि सर मैं टीचर के साथ कैसे संवाद कर पाऊँ। तो आप जैसे PN लाइव यूज करोगे तो डेफिनेटली आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे। आई विल बी एबल टू गाइड यू एज वेल। और मेरे अलावा अनअकैडमी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्सक्रिप्शन लेके आया जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये प्लस के ऊपर का है। दिस इज अबाउ एंड बियॉन्ड द प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड इफ यू वांट यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर। और ये एग्जाम के लिए पर्सनल कोच की तैयारी के द्वारा आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर प्रिपरेशन हो सकता है, काफी एडवांटेजेस आपके लिए रहेगा। सो आई सजेस्ट यू कि आप अगर आप पर्सनल कोच को चूज करना चाहते हो इन द प्रिपरेशन, तो आप डेफिनेटली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी प्लान कर सकते हो। ये पर्सनल कोच आपको डेली आंसर राइटिंग कराएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होंगे जो इनफैक्ट आपके लिए डे टू डे कनेक्टिविटी के साथ आपको तैयारी में हेल्प कर पाएंगे। ये जो पर्सनल कोचिंग का जो पूरा कंसेप्ट है, जहां प्रोफाइल, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब के लिए आपको हेल्प की जाएगी। और अगर आप यूपीएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो प्लस के साथ साथ जब आइकॉनिक में देखोगे तो प्लस के फीचर्स तो सब अवेलेबल है ही यहाँ पे वी गेट द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल कोच जो आपको मोटिवेट करेंगे, गाइडेंस देंगे, आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक देंगे प्रोफाइल के आधारित, कहाँ आपके वीक पॉइंट है, कहाँ आप वहाँ पे अच्छा कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स जिनको फाउंडेशन की तैयारी करनी है, दे कैन टेक द फाउंडेशन, आई वुड से दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी आपको PN लाइव कोड यूज करना है। आपका अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो फीस है वो 99,000 रुपीज है। बट इफ यू यूज द कोड PN लाइव, अगर आपने PN लाइव कोड यूज किया है तो फीस विल कम बैक टू 89,000। 10% डिस्काउंट यहाँ पे भी आपको मिलेगा। और उसी तौर के ऊपर 1 ईयर की जो फीस है वो 64,000 है।
और आपने यहाँ पे भी अगर PN लाइव यूज किया तो 57,600 में आपको पर्सनल कोचिंग के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। तो क्लासेस तो मैं लूंगा ही, क्लासेस के लिए तो हम अवेलेबल है ही। इसके सिवा और भी जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं एकेडमिक रिलेटेड वो भी सॉल्व करेंगे। बट इसके अलावा आपको चाहिए होता है कि एक आपके ऊपर सुपरविजरी हैंड रहे, और वो सुपरविजरी हैंड का काम पर्सनल कोच करेंगे आपके लिए, ठीक है। सो इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल आपके लिए। आप जुड़ सकते हो, मेरे कोर्सेज को अटेंड कर पाओगे। ऑलरेडी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स चालू है, न्यू एंशिएंट मिडिवल और इन सब के कोर्सेज भी अभी लाइन के ऊपर ही है। अगर आपको मेरे क्लासेस को ऐसे ही फ्री में अटेंड करना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, एप्लीकेशन के ऊपर या वेबसाइट के द्वारा। तो आप इसको अटेंड कर सकते हो। अभी मैं आंसर राइटिंग मैं आपके एमसीक्यूज करा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो यू कैन अटेंड ऑल दी एमसीक्यूज वहाँ पे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के। खैर, लेट अस गो बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द वुमेन एंड द कास्ट एंड द रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर शुरू किया था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, एंड एज ऑलवेज आपको पता ही है कि मैं सोशल रिफॉर्म्स या कोई भी टॉपिक को जब पढ़ाता हूँ तो इश्यूज से रिवाइज कराने की शुरुआत करता हूँ। तो हमारा पहला काम यही होगा दोस्त कि हम लोग इश्यूज को रिवाइज करेंगे। 3 इश्यूज इंडिया के अंदर हुआ करते थे। एक तो वुमेन सेंट्रिक इशू हुआ करता था, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर वुमेन सेंट्रिक इशू क्या है वो समझा दिया है, बहुत डिटेल के अंदर समझाया था। वुमेन के साथ साथ दूसरा इशू अगर आपको याद होगा तो वो था कास्ट रिफॉर्म्स, और तीसरा था रिलीजन, धर्म के अंदर भी सुधार लाने की जरूरत थी। और कास्ट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि कैसे पानी को लेके डिस्क्रिमिनेशन था, वाटर बॉडी को लेके जो वेल होता है या वेल के साथ साथ पॉन्ड होता है, उन सब के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हमको मिलता है। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फूड के अंदर भी हमको देखने को मिलेगा। और एक कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन का कंसेप्ट, जहां पे एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था फॉर द अनटचेबल कम्युनिटी। और इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो कास्ट हायरार्की हुआ करती थी, जिसमें टॉप के ऊपर ब्राह्मण्स थे, मिडल के ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो क्षत्रिय और वैश्य, और आखिर के अंदर शूद्र हुआ करते थे। और इस तरह से कि जो कास्ट हायरार्की थी वर्ण सिस्टम के रूप में, ये वर्ण के अंदर ही आपकी जाति प्रथा या कास्ट सिस्टम का एक सब टॉपिक डेवलप हो जाएगा। और यहां से ही हमको देखने को मिलता है कि भेदभाव काफी बड़ी मात्रा में था। और इसी के कारण बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे जो चाहते थे कि ये जो कास्ट सिस्टम नाम का टॉपिक है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसको आगे लेके जाए। और इसी के कारण हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि कास्ट रिफॉर्म के रूप में मल्टीपल अप्रोच डेवलप हुए। तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर इतना पढ़ाया था, और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जब इनफैक्ट कास्ट रिफॉर्म्स होने की शुरुआत हुई तो कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि कास्ट रिफॉर्म्स को सुधारने के लिए अलग अलग प्रकार से इनफैक्ट लोगों ने अपने प्रयत्न करने शुरू किए। जैसे कुछ लोग इनफैक्ट विलेज से लेके सिटी में माइग्रेट कर देते हैं, और इनको लग रहा था कि हम लोग शहर में आएंगे तो हम लोग को कुछ नया काम मिल जाएगा। और शहरों के अंदर उस टाइम पे जो लो कास्ट के लोग थे वो लेबर के रूप में काम करने की शुरुआत करेंगे। सो यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड कि हाउ द अर्बनाइजेशन creates an impact into the I would say the labor class, and जो लेबर है लेबर की अवेबिलिटी हो जाती है उसके बाद। इसके साथ साथ हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये भी समझने की कोशिश की थी कि कैसे कुछ कुछ लोगों को गांवों से डायरेक्टली माइग्रेट करा दिया जाता था अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब है भारत के बाहर। और कहाँ कहाँ माइग्रेट करा के गए थे तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था। 3-4 जगह थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ट्रिनिडाद के साथ साथ हमने ये भी देखने की कोशिश की थी इंडोनेशिया के साथ साथ हमने आपको बताया था मॉरिशियस। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ कुछ लोगों को असम के अंदर भी माइग्रेट कराया जाएगा। जो लो कास्ट के लोग थे वो लेबर के रूप में माइग्रेट हो जाते हैं इन द प्लांटेशन सेक्टर। और हमने आपको बताया था कि कैसे प्लांटेशन सेक्टर के अंदर जो आपके कास्ट रिफॉर्म्स के कारण, या मैं कहूंगा कि जो लेबर है वो लेबर का इनफैक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। लो कास्ट के लोग हैं उनको कामकाज के लिए कहीं और यूज किया जाता था। इसके सिवा हमने ये भी देखा था कि कुछ कुछ लोग गांव के बाहर निकल गए, और गांव के बाहर निकलने के बाद कहाँ ज्वाइन कर देते हैं तो मैंने आपको बताया था कहाँ ज्वाइन करेंगे बेटा, आर्मी के अंदर ज्वाइन करेंगे। और आर्मी के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे भीमराव अंबेडकर का जो है पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि उनका जो अभ्यास था वो आर्मी के कारण ही आगे आ पाए। एंड बिकॉज ऑफ द एजुकेशन इन द मिलिट्री स्कूल ही वॉज एनलाइटन एंड ही वॉज एबल टू गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द सोसाइटी। हमने ये देखा कि कास्ट सिस्टम के तहत इंडिया की जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें भेदभाव बहुत हो रहा था, और कास्ट इनइक्वालिटी बहुत थी। कास्ट आपको इनजस्टिस मिलेगा, अन्याय मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन था।
और इन सब परिस्थितियों में जब हम लोग देखते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, जब इसके अंदर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, व्हेन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दिस होल पॉइंट, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी अ न्यू सेक्शन ऑफ पीपल विल इमर्ज, एक नया वर्ग उभर के आया, जाति प्रथा को क्वेश्चन करने वाले लोग। और ये न्यू सेक्शन ऑफ पीपल दो क्लास से बिलोंग करते थे। कुछ लोग हाई कास्ट से बिलोंग करते थे, हु वांटेड टू रिफॉर्म द कास्ट, और कुछ लोग लो कास्ट से बिलोंग करते थे, जो चाहते थे कि कास्ट रिफॉर्म्स हो जाए। लो कास्ट वाले लोग थे, उन्होंने इनफैक्ट ये सब मुद्दों को हाईलाइट कराया, एंड उन्होंने हाईलाइट कराते हुए कहा कि ये जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है समाज प्रथा के तहत, ब्राह्मणों की जो समाज व्यवस्था बनाई गई है, वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, उसको सुधारने की जरूरत है। एंड इन दिस सिचुएशन वी फाइंड द कास्ट रिफॉर्म्स इन इंडिया विल बी इनिशिएटेड। समझ में आया आपको? ठीक है। एंड देयर विल बी अ टॉपिक where people will be demanding for equality and justice, and as a part of the caste discrimination, हमने आपको पिछले क्लास के अंदर भी पढ़ाया था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर टेम्पल के अंदर एंट्री अलाउ नहीं होती थी। हमने पढ़ाया था कि कैसे मंदिरों के दरवाजे इनफैक्ट लो कास्ट पीपल के लिए बंद किए गए थे। तो देयर वर मेनी पीपल हु स्टार्टेड रेजिंग दिस इशू कि व्हाई नॉट द लो कास्ट पीपल शुड बी अलाउड टू एंटर द टेम्पल। समझे आप लोग? ठीक है। तो हमने कल के क्लास तक इतना पढ़ा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे के टॉपिक के अंदर कैसे लोगों ने न्याय की मांग की एज अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेट अस ट्राई टू प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस सी कि क्या फर्दर डेवलपमेंट हुआ एज अ पार्ट ऑफ द कास्ट रिफॉर्म्स इन इंडिया, किस तरह से डेवलपमेंट आपका आगे चलता है, उन सब के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और एक एक करके समझते हैं कि क्या फर्दर डेवलपमेंट होते हैं आपके कास्ट रिफॉर्म्स के रूप में, कास्ट सिस्टम के अंदर फर्दर जो इवोल्यूशन होता है उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, इसके लिए मैं आपको इंक्लूड नहीं करा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंजेस होने की शुरुआत होती है और किस तरह के भेदभाव थे एजुकेशन को लेके, कि कैसे अनटचेबल्स को स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। हमने पढ़ा था ये सब पॉइंट को, है ना। चलिए आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए, हमने देखा कि अन्याय को लेके कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सही था, मतलब वो एक टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता था और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को राइट मानने वाले लोग एक था जो कहता था कि ये सही है, पर कुछ लोग का मानना था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन गलत है, इसको हमको है ना स्टॉप करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हुआ कि मेनी पीपल स्टार्टेड हाईलाइटिंग द इश्यू ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। लोगों ने कहा कि हमको न्याय चाहिए, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमको न्याय चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इसी के कारण हमको ये देखने को मिलता है बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब कौन सा पीरियड होगा? 1850 के बाद वाला पीरियड होगा। पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट, मैंने अभी आपको बताया कि कास्ट हायरार्की के अंदर जो नॉन ब्राह्मण जाति के लोग थे उन सब ने क्वेश्चन करने की शुरुआत की एंड दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। क्या कहा कि भाई हमको न्याय चाहिए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कहीं बाधा हो। हाँ ठीक है, तो अगर आपने ये कविता सुनी होगी तो ये न्याय की बात है। आप समझिए कि न्याय जब नहीं मिलता है समाज के अंदर तो जरूर से हमको देखने को मिलता है कि रिवॉल्यूशन की तरफ समाज व्यवस्था जाती है। महाभारत की पूरी जो परिकल्पना है, अगर आपने थोड़ा बहुत महाभारत के बारे में जानते भी होंगे तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पांडवों ने कौरवों को 5 गांवों की डिमांड की थी कि भाई हमको पूरा राज्य नहीं चाहिए, हमको हस्तिनापुर नहीं चाहिए, हम खाली इतना ही मांग कर रहे हैं कि हमको 5 गांव दे दो। 5 भाई थे ना पांडव। प्रॉब्लम ये हो गया साहब कि कौरव्स वर नॉट रेडी टू गिव द 5 villages to the, I would say, the Pandavas as well, and this resulted into the crisis and eventually flare up. इंडिया में 19th सेंचुरी के मिडल के अंदर भी बहुत लोग ऐसे थे जो न्याय की मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दे वर डिमांडिंग द जस्टिस। ये कह रहे थे कि हमको न्याय चाहिए, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, उच्च जाति के लोग हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हमारा शोषण हो रहा है। और इसी के कारण वी फाइंड मल्टीपल रिफॉर्मर्स, एक से ज्यादा मैं कहूंगा कास्ट रिफॉर्मर्स उभर के आए। इन सब कास्ट रिफॉर्मर्स ने अपने हिसाब से आंदोलन करना शुरू किया और यहां से ही हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कास्ट रिफॉर्म्स का ग्रोथ होने की शुरुआत होगी। ये कास्ट रिफॉर्मर्स 1850s के बाद अलग अलग प्रकार का आंदोलन करेंगे और उनमें से ही एनसीईआरटी के अंदर जो नाम दिए हैं उनमें एक मूवमेंट है जिसका नाम है सतनामी मूवमेंट। नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट मूवमेंट आपको मिलेगा। और ये सतनामी मूवमेंट की शुरू करने वाले जो जेंटलमैन थे, जो गुरु थे, उनका नाम था घसीदास। सो वन मोर इंपॉर्टेंट नेम, मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आएगा कि सतनामी मूवमेंट किसने शुरू किया था, और फिर उसके बाद हमारा गरबा चालू हो जाएगा कि भाई हु वाज द पर्सन हु स्टार्टेड द सतनामी मूवमेंट। दूसरा,
हु वाज द फाउंडर। तीसरा, ये कैसे अपना काम करते थे, वो भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो भी कास्ट रिफॉर्मर्स होंगे, जैसे मैं कहूंगा कि गांधी यूज्ड टू बी ए कास्ट रिफॉर्मर, अगर आपको पता होगा मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने भी जाति प्रथा को लेके अपने रिफॉर्म्स के बारे में काफी सारा लोगों को समझाया था। और 1932 के बाद गांधी ने अपना एक मैगजीन भी शुरू किया था जिसका नाम था हरिजन। आपने ये किताबों के अंदर भी पढ़ा होगा। ये हरिजन एक ऐसा, मैं कहूंगा, मुख्य पत्र था गांधी का, जहां गांधी चाहते थे कि लोगों को इनफैक्ट समझाया जाए कि कैसे डिप्रेस क्लासेस का समाज व्यवस्था के तहत शोषण हो रहा है, हाउ द डिप्रेस क्लासेस आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। उसी तौर के ऊपर गांधी के भी 100 साल पहले घसीदास ने लेदर वर्कर्स जो चमड़े का काम किया करते थे उनको इम्प्रोवाइज कराने के लिए, आगे लेके जाने के लिए अपना एक आंदोलन शुरू किया। तो एक तो पहले घसीदास का नाम हो गया। अब लेदर वर्कर के बारे में आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि एक कम्युनिटी के बारे में हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ा था जिसका नाम है मडिगास। याद आया आपको? मडिगास वर द ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स हु यूज्ड टू वर्क इन द आंध्र प्रदेश, हमने पढ़ा था कल के क्लास के अंदर। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो चमड़े का काम करती है, हाइडिंग का, टेनिंग का, और उसके बाद उसको वहां से जूते बनाने का, चप्पल बनाने का, इन शॉर्ट मोची, जो कॉबलर कहते हैं हम लोग, वो काम करेंगे। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा कि कास्ट रिफॉर्मर के रूप में जब सोशल रिफॉर्म्स मिडिवल इंडिया के अंदर होते हैं तो आपको एक और जेंटलमैन मिलेंगे या एक संत मिलेंगे जिसका नाम है रैदास। रैदास जो थे, ही वॉज ऑल्सो कॉबलर, एंड बीइंग अ कॉबलर ही रियलाइज्ड कि मेरे साथ समाज व्यवस्था के अंदर काफी भेदभाव हो रहा था। खैर, रामानंद के शिष्य होने के कारण वो एनलाइटनमेंट की तरफ चले गए थे, वो बात अलग थी। बट आपको बहुत सारे ये लोअर कास्ट के लोगों के लिए भेदभाव करने के लिए, या भेदभाव जो हो रहा था उसको हाईलाइट कराने के लिए, देयर वर मेनी पीपल हु वर ट्राइंग टू फाइट द कॉज ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमको मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला तो मैं आपको नाम यहाँ मैच द फॉलोइंग के अंदर बता देता हूँ कि किन किन लोगों ने लो कास्ट रिफॉर्म्स किए। ठीक है, कास्ट रिफॉर्मर्स का नाम अगर आपको पूछता है तो आपको नाम पता होना चाहिए कि किन किन लोगों ने काम करने की शुरुआत की थी। तो कास्ट रिफॉर्मर्स के रूप में एक तो सतनामी सेक्ट मिलेगा। सतनामी सेक्ट किसने शुरू किया था? तो अभी हमने देखा घसीदास ने शुरू किया था, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और इन्होंने मूलभूत रूप से जो आपके लेदर इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले जो लोग थे, लेदर वर्कर्स, उनको हाईलाइट करने के लिए अपना काम किया। उसके सिवा हमको दूसरा नाम मिल रहा है बंगाल के अंदर, जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर मूलभूत रूप से अपना एक संप्रदाय बनाते हैं जिसका नाम है मटुआ सेक्ट। ये मटुआ सेक्ट आपको चंडाल कल्टीवेटर्स के लिए काम करने हुए मिल जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हरिदास ठाकुर साहब का नाम है, और हरिदास ठाकुर का जो कंट्रीब्यूशन है किसके साथ है? तो मटुआ करके एक जो सेक्ट है, संप्रदाय है, MATUA, मटुआ सेक्ट के साथ जो संप्रदाय है, और मूलभूत रूप से किसके लिए काम कर रहे थे? चंडाल के लिए काम कर रहे थे। अब आपको समझा देता हूं कि चंडाल कौन है या चंडालास किसे कहा जाता था। तो याद रखेगा कि चंडाल कम्युनिटी जो है वो जनरली वर्ण व्यवस्था के तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो चार आपके वर्ण हो गए। ये वर्ण के अंदर कास्ट आती है, ये कास्ट के अंदर सब कास्ट आती है, जाति, और उसके अंदर की पेटा जाति कहते हैं हम लोग। और ये जो चंडाल है ये इसके भी नीचे आते हैं। तो यू कैन इमेजिन द चंडाल्स वर, आई वुड से, द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट, मतलब सबसे लोएस्ट कोई जो था वो चंडाल लोग थे साहब। तो उनको गांव के बाहर रहना, उनको बहुत पूरी तरह से शोषण किया जाता था। और ये चंडाल कम्युनिटी के बारे में हमको एंशिएंट इंडिया के अंदर भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये जो चंडाल लोग थे इसके बारे में हमको फाहियान करके, अगर आपने नाम सुना होगा तो चाइना से एक ट्रैवलर आएगा जो इनफैक्ट बुद्धिज्म को स्टडी करने आया था, वो फाहियान इसके बारे में लिखता है कि दैट द चंडाल कम्युनिटी वाज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड एंड दे यूज्ड टू स्टे आउटसाइड द विलेज। फाहियान केम टू इंडिया समवेयर इन द 5th century एंड वी कैन इमेजिन 4th and 5th century, और उसने भी ये चंडाल कम्युनिटी के बारे में बात की है। हम लोग जब 19th century की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 19th century, और 19वीं शताब्दी के अंदर भी हमको ये देखने को मिल रहा है कि यही चंडाल लोगों की कंडीशन खराब थी। सादी भाषा में कहेंगे कि 1500 साल के बाद भी, इवन आफ्टर 1500 years, द चंडाल कम्युनिटी वाज स्टिल गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। इसके लिए उसको आगे लाने के लिए आपके हरिदास ठाकुर साहब ने मटुआ सेक्ट की स्थापना की और चंडाल लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए अपने प्रयत्न करने की शुरुआत की। तो एक आपको हरिदास ठाकुर मिलेंगे। इसके सिवा
हरिदास ठाकुर साहब ने इनफैक्ट पूरी तरह से जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उसको पढ़ा और कहा कि भाई कौन से आपके ग्रंथ जाति प्रथा को सपोर्ट करते हैं, जरा मुझे भी बताइए। यू प्लीज टेल अस कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज पार्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन एंड द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट सपोर्ट। हम भी देखते हैं साहब किस तरह से सपोर्ट होता है। तो कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि ये वो वैसी आइडियोज थी जहां पे ये लोग ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इसके सिवा तीसरे जो गुरु का नाम लिखा गया है इन द बुक्स ऑफ द एनसीईआरटी के अंदर, जो तीसरे बड़े कास्ट रिफॉर्मर का नाम लिखा गया है, पहले तो हमने सतनामी सेक्ट के अंदर घसीदास का नाम लिखा, दूसरा हरिदास ठाकुर का लिखा, तीसरे हमको कास्ट रिफॉर्मर जो न्याय के लिए बात करेंगे, जो कहेंगे कि भाई हमको कास्ट रिफॉर्म्स करने हैं, किस तरह से फंडामेंटल चेंज करना है, उनमें से ही आपको मिल जाएंगे श्री नारायण गुरु। अब नारायण गुरु कौन थे और कहां से उभर के आए, उनको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक्चुअली नारायण गुरु का जन्म केरला के रीजन में हुआ था। ही बिलोंग टू द इजावा कम्युनिटी। अब देखो इजावा कौन लोग थे, तो आप केरला के अंदर ताड़ी पता है या टॉडी पता है? टॉडी टैपर्स कहा जाता था इनको। टॉडी टैपर्स का मतलब ये है कि ये इनफैक्ट एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो आपको केरला के अंदर मिल जाएगा, कोकोनट से और उसमें से बनाते हैं। और जनरली इसके साथ और भी समाज के अंदर इनका काम था, जहाँ पे लो कास्ट होने के कारण जो नारायण गुरु जो समाज से बिलोंग करते थे, तो वहाँ उनको कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट किया गया है उनकी समाज व्यवस्था के तहत, और वो बचपन से ही देख रहे थे कि भेदभाव है। अब स्टोरी ये है कि नो डाउट ही बिलोंग टू द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ही मेट ए गुरु। उनको केरला के अंदर एक गुरु मिलते हैं। मैं आपको उनकी पीछे की स्टोरी बता रहा हूँ, कुछ कुछ किताबों में नहीं होती है, बट आपको पता है कि मेरा जो कामकाज है वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का है। मैं आपको किताब के बाहर भी बताता रहूँगा, और ये तो एनसीईआरटी में ही पढ़ा रहा हूँ साहब। आप जुड़िए मेरे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर, जहां मैं अपनी मतलब है ना फुर्सत से और लिबर्टी के साथ आपको सोशल रिफॉर्म्स का पूरा हिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है? तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर, आप उनको पूछ सकते हो कि हाउ प्रतीक नायक डील्स विद द हिस्ट्री एंड किस तरह से प्रतीक नायक हिस्ट्री को वो है ना कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर डील करता है। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था रिगार्डिंग द नारायण गुरु। अब देखो नारायण गुरु साहब की स्टोरी ये है कि वो उनको एक गुरु मिल गए। ही वॉज एबल टू learn some kind of meditation and I would say the knowledge of the religion from a saint। और जब उनको एक गुरु मिलते हैं तो उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट हुआ। एनलाइटनमेंट का मतलब यह है कि वो प्रबोधन की तरफ चले गए, और इंसान को जब एनलाइटनमेंट मिलता है वो बुद्ध बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। whenever a person achieves the enlightenment, जब कोई भी इनफैक्ट इंसान एनलाइटनमेंट की तरफ चला जाता है तो उसका मतलब यह है कि वो बुद्ध चल गए हैं, वो बुद्ध बन गए हैं पूरी तरह से। इनका कामकाज मूलभूत रूप से मैंने आपको बताया इजावा कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना था। इजावा वाज द सेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिनका शोषण होता था एज अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और इन्होंने फिर एक मूवमेंट चलाया, SNDP मूवमेंट। याद रखेगा इनका क्या मूवमेंट था? SNDP। SNDP का नाम क्या है तो लिख दीजिएगा, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। क्या नाम है? Sri Narayan Guru Dharma Paripalan was the movement where he wanted to change the society, when he wanted to see कि how the caste system is being discriminatory with a section of people, and I want to uplift the, I would say, the lowest and the lowest people. And this is one of the reasons when we consider the case of Narayan Guru, हम लोग नारायण गुरु साहब की बात करते हैं, तो इनका मानना था कि जाति प्रथा के आधारित हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। केरला के अंदर उस दौरान कुछ कुछ कम्युनिटी ऐसी हुआ करती थी जिनको 34 फीट का डिस्टेंस रखना पड़ता था फ्रॉम द हाई कास्ट। यू कैन इमेजिन कि एक इंसान यहाँ पे चल रहा है एंड ही इज फ्रॉम द हाई कास्ट एंड द अदर पर्सन हु इज गोइंग इन द पैरेलल डायरेक्शन ओनली, बट ही इज फ्रॉम द लो कास्ट, तो दे हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 34 फीट इन बिटवीन। यू कैन नॉट गो। वो है ना सोशल डिस्टेंसिंग था उस टाइम पे, और ये सच्ची में सोशल डिस्टेंसिंग आपको मिलेगा जहां भेदभाव किया जाता था। मंदिरों के दरवाजे तक खुले नहीं थे, मंदिर के आजू बाजू में भी निचली जाति के लोग घूम नहीं पाएंगे या जा नहीं पाएंगे। तो व्हाट वी सी इन केरला, नारायण गुरु कहते हैं कि आप लोगों को कास्ट के बेसिस के ऊपर अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। और उनका मानना यह था कि ऑल द ह्यूमन काइंड बिलोंग्स टू द सेम कास्ट। सबके सब एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब यह है कि सब बराबर है,
कोई भी भेदभाव नहीं है। और इसी के कारण उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, ओरु जाति ओरु मट्टम ओरु दैवम मनुष्यम। क्या कहते हैं? वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माय फ्रेंड। पूछ देगा कि हु गेव दिस स्टेटमेंट, और ये क्यों इस तरह के इनफैक्ट चीजें की बात करते हैं नारायण गुरु साहब, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम जाति प्रथा की तरफ मानेंगे, इफ यू बिलीव इनटू द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इफ यू बिलीव कि इस प्रकार की जो कास्ट बेस्ड जो इश्यूज है उसको हम लोग स्वीकारेंगे, तो दिस विल क्रिएट मोर ऑफ द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। और सोसाइटी के अंदर जो एक सेक्शन है जो कहीं ना कहीं जो शोषित वर्ग है उसका शोषण बढ़ेगा और इश्यूज क्रिएट होगा। तो इट्स बेटर कि नारायण गुरु क्या कहते हैं, ओरु जाति ओरु मातम एंड ओरु दैवम मनुष्यम, everyone is same, one religion, one caste and one God. Very important statement my friend. Let me write down in the form of the notes. वो कहते हैं one God, one religion and one caste के रूप में ये पहचानेंगे। और नारायण गुरु के जो शिष्य हुआ करते थे, नारायण गुरु के जो शिष्य हुआ करते थे, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं, तो उनके एक शिष्य हुआ करते थे एस अय्यप्पन। क्या नाम है? एस अय्यप्पन, नाम याद रखिएगा। एस अय्यप्पन वॉज द डिसाइपल ऑफ नारायण गुरु। और एस अय्यप्पन लिखते हैं कि नो रिलीजन, नो कास्ट, नो गॉड। क्या कहते हैं कि ना कोई भगवान है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना बजेगी बांस, ना रहेगी बांसुरी। तो ये तो कुछ एक्सट्रीम रेडिकल वे आपको मिलेगा, जहां पे हमको देखने को मिलता है कि नारायण गुरु के जो भी डिसाइपल थे, जो इस प्रकार का एक डायमेंशन दिखाने की कोशिश कर रहे थे एज अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो व्हाट वी सी ओवर हियर, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो जाति प्रथा की हम लोग बात करते हैं, वी कंसीडर द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द कास्ट बेस्ड होल इश्यूज दैट आर गोइंग इन इंडिया एट दैट टाइम, तो वी फाइंड कि जाति प्रथा को लेकर सबके अपने अपने अप्रोच हुआ करते थे। और इन तीनों का नाम पहले तो पता होना चाहिए। अब देखो इन तीनों की खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द थ्री रिफॉर्मर्स। घसीदास हो गए या आपके हरिदास ठाकुर हो गए, तो उन सब के अंदर मेजोरिटी इनफैक्ट ये देखने को मिलता है कि ऑल ऑफ देम वर फाउंडेड हु केम फ्रॉम द नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमॉन्ग देम। तो वो चाहे घसीदास थे, वो चाहे हरिदास ठाकुर थे या नारायण गुरु थे, वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, बट उन्होंने बेसिकली जो निचली जाति है, लोअर कास्ट है, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की। इंक्लूडिंग दे ट्राई टू चेंज द हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट। अरे भाई यार, आप जब इतना सारा रिफॉर्म्स प्रपोज कर रहे हो तो आपको लगता है कि जो आपका ट्रेडिशनल वर्ग है, जो आपका ऑर्थोडॉक्स क्लास ऑफ पीपल है, वो एक्सेप्ट करेगा? जनरली नहीं होता है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, आज की तारीख में आपको लगता है कि आप समाज सुधार को एक्सेप्ट करोगे? हाँ, रातों रात अगर सरकार कहती है कि ये फलानी चीज हम लोग कानून के द्वारा लेके आते हैं और उसको चेंज कर देते हैं, डू यू थिंक दैट द सोसाइटी विल एक्सेप्ट दैट? द सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। और ये तो सोशल रिफॉर्मर्स थे और उस टाइम पे कानूनी रूप से बैकिंग भी नहीं था। 1850s की बात कर रहा हूँ, 1890s की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी के कारण जो डोमिनेंट कास्ट थी उसको पसंद नहीं आता था कि ये लोअर कास्ट वाले अपना कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स शुरू कर रहे हैं। एंड व्हाट विल हैपन? दिस विल क्रिएट अ इश्यू बिटवीन द हाई कास्ट एंड द लो कास्ट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आपकी जो हाई कास्ट हुआ करती थी और लो कास्ट हुआ करती थी, उन दोनों के बीच में हमको क्या देखने को मिल रहा है? इश्यूज देखने की शुरुआत होगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी फाइंड कि आपकी हाई कास्ट लो कास्ट के बीच में इश्यूज क्रिएट हुए, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं कि जो है ना कि कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन्स बढ़ने की शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि भाई लो कास्ट वाले ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, हाई कास्ट वाले बोल रहे कि नको भाई, तुम तो नीचे ही रहना है, ठीक है, तुम तो जाति प्रथा के तहत नीचे ही आते हो। तो ये बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जब इनफैक्ट ये सब चीजें बदलने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी पर्सनल अटैक्स होने की भी शुरुआत होती है। ठीक है, तो देयर आर मेनी थिंग्स इसके साथ जुड़ी हुई है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट पॉइंट, बट आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ये कास्ट रिफॉर्म्स के रूप में जब हम लोग बात करते हैं तो सतनामी घसीदास, हरिदास ठाकुर ने मटुआ सेक्ट, नारायण गुरु ने SNDP, श्री नारायण गुरु धर्म परिपरन, और कौन सा स्लोगन दिया था? स्लोगन का नाम याद रखेगा, वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट। एंड एस अय्यप्पन ने नो रिलीजन नो गॉड नो कास्ट का नारा दिया। अब ये एस अय्यप्पन के बारे में नहीं लिखा गया है, बट मैंने आपको समझा दिया है। इसके सिवा हम लोग जब देखते हैं कास्ट रिफॉर्म्स इन इंडिया में, तो और कौन रिफॉर्मर मिलता है? तो कास्ट रिफॉर्म्स के रूप में सबसे बड़ा कोई रिफॉर्मर था
तो वो थे ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इनके बारे में सबसे ज़्यादा अधिक दिया हुआ है और मेरा भी मानना है कि आपको इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिबा फुले का जो पूरा एजुकेशन है वो एजुकेशन किस में हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि स्कॉटिश मिशन स्कूल में हुआ था। और ये स्कॉटिश मिशन स्कूल जो थी ये कॉन्वेंट स्कूल थी। इट वाज अ स्कूल विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द क्रिश्चियन मिशनरी। तो इन शॉर्ट उनको है ना थोड़ा बहुत इंग्लिश एजुकेशन मिल गया और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ वो चले गए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब आगे क्या होता है कि ज्योतिबा फुले जो अपने स्कूल के अंदर थे, तो ज्योतिबा फुले वाज एबल टू स्टडी समथिंग अबाउट द यूएसए। और यूएसए के अंदर अगर आपको जानकारी होगी तो एक प्रथा चलती है जिसे हम लोग कहते हैं स्लेवरी सिस्टम। अब तो नहीं चलती है पर पहले चलती थी। ये स्लेवरी सिस्टम के तहत अमेरिका के अंदर जो गोरे लोग थे, द वाइट पीपल यूज्ड टू कीप द ब्लैक पीपल, जो अश्वेत लोग हैं उनको ये लोग बॉन्ड बना के, या मैं कहूंगा गुलाम बना के रखते थे। द वाइट पीपल यूज्ड टू कीप द स्लेव्स एज द ब्लैक पीपल। और ये जो प्रथा है, ये प्रथा अमेरिका के कॉलोनाइजेशन से शुरू हो चुकी थी। कॉलोनाइजेशन का मतलब है जब अमेरिका के अंदर ये अश्वेत लोगों को अफ्रीका से अंदर के बिठा के, अफ्रीका की बोट के अंदर बिठा के, अफ्रीका से उठा के फिर यहाँ पे लेके आया करते थे, तो उसे हम लोग ये स्लेवरी सिस्टम के साथ में जोड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाइट पीपल वर मेनली, आई वुड से, एक्सप्लॉइटिंग द ब्लैक पीपल। एंड ब्लैक पीपल के लिए कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे। समझ में आ रहा है आपको? देयर वर नो राइट्स फॉर देम। दे वर मेनली बॉन्डेड लेबर्स, और जिनका बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, कंटिन्यूसली शोषण हो रहा था। इन सब मुद्दे के ऊपर ज्योतिबा फुले अपनी जब स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे तब उन्होंने ये सब चीजें देखी थी। ये स्लेवरी सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए अमेरिका के अंदर एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम है द राइट्स ऑफ मैन। क्या नाम है? द राइट्स ऑफ मैन। वेरी इंपॉर्टेंट बुक माय फ्रेंड, जो ज्योतिबा फुले को मोटिवेट करती है। और अमेरिका में राइट्स ऑफ मैन के अंदर ये श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको दर्शाया गया है कि कैसे अश्वेत लोग, जो काले लोग हैं, उनके साथ शोषण किया जा रहा है बाय द व्हाइट्स। And the black people are not having any kind of rights. They are being made bonded labor. They have been made the slaves, और उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। ये राइट्स ऑफ मैन नाम की जो बुक थी, उससे पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग दिस बुक, व्हाट वी फाइंड, ज्योतिबा फुले वाज सो मच मोटिवेटेड। उनको लग रहा था कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसी ही समाज व्यवस्था है, यहाँ गोरे कालों में नहीं है। पर ज्योतिबा फुले ने इंडिया के अंदर यही सिस्टम को कहा कि देयर आर सर्टेन हाई कास्ट इन द इंडियन सोसाइटी विच इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द लो कास्ट। जो निचले समाज के लोग हैं उनका शोषण किया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाई कास्ट इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द लो कास्ट, और जो लो कास्ट के लोग हैं और जो हाई कास्ट के लोग हैं उनको गुलाम बना के रख दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? कहते हैं कि द हाई कास्ट आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द लो कास्ट एंड द हाई कास्ट आर यूजिंग द लोअर कास्ट पीपल इन द फॉर्म ऑफ द गुलाम, इन द फॉर्म ऑफ द लेबर, इन द फॉर्म ऑफ द मैन पावर, जो मटेरियल के रूप में यूज किया जाता था। और इनको भी कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता था, इनको भी कोई भी प्रकार का एजुकेशन नहीं दिया जाता था। तो जो अमेरिका के अंदर काले और गोरे लोगों के बीच में, श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में संघर्ष था, वैसा ही संघर्ष ज्योतिबा फुले यहां भारत के अंदर लिखते हैं कि कुछ कुछ जातियां नीचे की जातियों के साथ ऐसा ही बर्ताव कर रही है जो अमेरिका के अंदर हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में हो रहा था। समझ में आ रहा है आपको? राइट्स ऑफ मैन नाम की बुक पढ़ के उन्होंने मोटिवेट हुए और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों की हितों की बात कर सकते हैं तो भारत के अंदर जो लो कास्ट पीपल है, नीचे की जाति के लोग हैं, उनको कौन न्याय देगा? और जो लोअर कास्ट पीपल है उनको गुलाम की तरह रखा जाता है। इसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब लिखी और बुक का नाम क्या लिखा? गुलामगिरी। क्या लिखा? गुलामगिरी माय फ्रेंड।
ये गुलामगिरी क्यों लिखी थी उन्होंने? वाई ही रोट दिस बुक गुलामगिरी? बिकॉज ही रियलाइज्ड कि द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज सिमिलर टू द गुलामगिरी सिस्टम. गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस एनसीईआरटी ये गुलामगिरी नाम के टॉपिक के ऊपर बहुत बढ़िया सा मतलब 2-3 पॉइंट उसने दिया हुआ है. अभी मैं आपको समझाता हूँ गुलामगिरी क्या कहना चाहती है. पर यहाँ से ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन शुरू होगा. इनफैक्ट ज्योतिबा फुले ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज. क्या नाम था? सत्य शोधक समाज. और ये गुलामगिरी जो बुक थी और सत्य शोधक समाज नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन ज्योतिबा फुले ने बनाई, इसके द्वारा इन्होंने जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है सोसाइटी के अंदर, क्या है बेटा? ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है जो सोसाइटी के अंदर, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने क्वेश्चन किया और कहा कि ब्राह्मणों ने जो जाति प्रथा क्रिएट की है उसके कारण भेदभाव हो रहा है समाज के अंदर और हमको इसको बदलना चाहिए. वी शुड चेंज दिस. सो इन दिस सिस्टम वी फाइंड कि ज्योतिबा फुले ट्राइड टू ब्रिंग अप द रिफॉर्म्स इन अ डिफरेंट वे. और वो डिफरेंट वे के तहत इन्होंने एक अलग ही डायमेंशन देने की कोशिश की लोगों को और भारतीय समाज को एक नया डायमेंशन के साथ समझाने की भी कोशिश की कि कैसे इनफैक्ट चीज़ों को बदलाव किया जा सकता है. गेटिंग माय पॉइंट है ना? सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड गुलामगिरी जो है वो लिखी जाती है. और ज्योतिबा फुले के बारे में क्या क्या लिखा गया है एक एक करके समझते हैं. वन ऑफ द मोस्ट वोकल अगेंस्ट द लो कास्ट लीडर अमंग द लो कास्ट लीडर वाज ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले. बोथ आर सेम. ही वाज बोर्न इन 1827. सतारा वाले रीजन में उनका जन्म हुआ था. एंड ही स्टडीड इन द स्कूल सेट अप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज. मैंने आपको बताया स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल, नाम याद रखना है तो रख सकते हो. स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल जो क्रिश्चियन पादरियों के द्वारा बनाया जाता था. On growing up, he developed his own ideas about the injustice of the caste society. बड़े हुए ऑलरेडी कॉन्वेंट एजुकेशन था और आज भी आप देखिए कि जनरली जो मॉडर्न एजुकेशन स्कूल में पढ़े होते हैं ना, ये कॉन्वेंट स्कूल्स और उसके अंदर, तो उनके लड़के जब कॉलेज में भी जाते हैं, मतलब आफ्टर हाई स्कूल, ये होता होगा कि हम लोग जब हाई स्कूल के बाद कॉलेज में गए तो कॉलेज के अंदर सरकारी स्कूल में जो पढ़ा होता है उसका अनुभव थोड़ा अलग होता है. और फिर अगर आप जैसे डीयू जैसे इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हो, डीयू जैसे इंस्टीट्यूशंस में जैसे ही आपने गवर्नमेंट स्कूल से एंट्री ली है तो आपको है ना पूरी दुनिया रंग बिरंगी लगेगी, कुछ अलग लगेगी. ज्योतिबा फुले के साथ भी यही हुआ था कि वो पहले कॉन्वेंट एजुकेशन में थे, इसके कारण उनके अंदर एनलाइटनमेंट आ चुका था. खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट. अब ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं, व्हाट ही टॉक्स अबाउट. हाँ, वो कहते हैं कि भाई अन्याय हो रहा है. एंड ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स सिंस दे वर आर्यंस. उन्होंने कहा कि भाई तुम ब्राह्मण होके तुम अपने आप को आर्य पुत्र कहते हो, ये कहाँ तक सही है? ठीक है. और यहाँ से ही इन्होंने आर्यन इन्वेजन की जो थियरी है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इनफैक्ट अपना प्रकाश डाला. अब देखो आर्यन इन्वेजन की स्टोरी आपको पता होगा क्या है. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द आर्यन इन्वेजन? ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी के अंदर बताया था. और अगर आपको जानकारी होगी तो आर्यंस को लेके अभी भी असमंजस है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्य कौन थे, हु वर द आर्यंस. ठीक है, तो हु वर द आर्यंस की जो स्टोरी है उसको लेके अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया है कि कहाँ से आए थे ये लोग. ठीक है, और इंडिया के अंदर जो आपके अपर वर्ण हुआ करते थे, खास करके कौन थे? ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, उन सबको आर्यंस कहा गया है. ठीक है, कि भाई ये सब आर्यन ओरिजिन के हैं, आर्य पुत्र है, ऐसा कहा गया है. ठीक है, तो ज्योतिबा फुले खुद इनफैक्ट शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे. तो उन्होंने कहा कि तुम आर्यन हो, इसका बारे में किसने प्रोवाइड किया है, किस तरह से आप लॉजिकली ये प्रूव करा सकते हो कि तुम ही आर्यन हो? क्योंकि आर्यन जो है, ये जो इनफैक्ट शब्द है, द वर्ड आर्यन टेक्निकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इट्स द वर्ड विच इज यूज्ड इन द वैदिक लिटरेचर. ये वैदिक सभ्यता के अंदर ये शब्द मिलेगा और इट इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द लैंग्वेज स्पीकर. क्योंकि आर्य जब आए तो उन्होंने एक भाषा बोलना शुरू किया था. ठीक है, जिसे हम लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते हैं. वी कॉल दिस थिंग एज इंडो आर्यन लैंग्वेज. ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई तुम तो खाली एक भाषा बोलने वाले लोग थे, तो तुम कैसे ब्राह्मण हो गए? गेटिंग माय पॉइंट. तो इन शॉर्ट ज्योतिबा फुले को इतना हम लोग याद रख सकते हैं कि ही वांटेड टू क्रिटिसाइज the whole concept at that point, and this is one of the reasons Phule argued that the Aryans were foreigners. ये ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि यही अपने आप को आर्यंस कहते हैं, ये तो बाहर से आए थे, who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the true children of the country, those who had lived here before the coming of the Aryans. तो ये क्या कहते हैं कि जो नॉन आर्यन लोग हैं ये इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है. ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या है कि ये कहते हैं कि बिकॉज वी आर दी नॉन आर्यन पीपल,
एंड वी आर दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, हमको पता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। गेटिंग अ पॉइंट। सो इसी के कारण वी फाइंड कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी के अंदर पूरी कास्ट सिस्टम को डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हाईलाइट उठाया। उन्होंने ही गुलामगिरी के द्वारा समाज व्यवस्था के अंदर जो भेदभाव था उसको भी क्वेश्चन किया। उन्होंने ही गुलामगिरी द्वारा लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि देखो भाई साहब क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, और जो हमारी जो पूरी समाज व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन का एक इशू उन्होंने हाईलाइट किया। अब ज्योतिबा फुले के बारे में एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। एज द आर्यंस एस्टैब्लिश द डोमिनेशन, they began looking at the defeated population as inferior and as the low caste people। क्या कहा कि आर्य लोग आए थे। अब आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस कि हु वर द आर्यंस। ठीक है, अब हु वर द आर्यंस के बारे में देखेंगे तो एक थियरी है कि आर्यंस जो है ये सेंट्रल एशिया से आए थे। एक्चुअली आर्यंस की स्टोरी ये है कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर ये सेंट्रल एशिया वाले रीजन से शायद आर्यन आए होंगे। दे वुड हैव कम टू इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन। बहुत लोग कहते हैं कि दे माइट हैव कम फ्रॉम द यूरोपियन रीजन, ठीक है, यूरेशिया वाले रीजन से आए होंगे। अलग अलग थियरीज चलती रहती है, बट आर्यंस जब आए तो वो यहाँ पे रुक जाते हैं। दे सेटल इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। सो व्हेन दे सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये जो रीजन है यहाँ बहुत सारी नदियाँ चलती है, आपको पता होगा, देयर आर मल्टीपल रिवर्स। ठीक है, तो उनमें से आपकी एक जो है वो इंडस है, और इंडस के सिवा उसकी जो ट्रिब्यूटरीज आपको मिल जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर आर्यंस रुकते हैं वो रीजन्स को हम लोग सप्त सिंधु के रूप में पहचानते हैं, आपने पता होगा। और जो वैदिक लिटरेचर है वो हमको बताता है, द वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट दैट, कि व्हेन द आर्यंस केम टू इंडिया, जब आर्यंस इंडिया के अंदर आते हैं तो उन्होंने इंडिया के लोकल लोगों को डिफीट किया, और उसके लिए एक शब्द यूज किया गया, दास एंड दास्यू। क्या शब्द यूज किया है? दास एंड दास्यू। ये मैंने आपको छठे स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को कवर कराते समय आपको पढ़ाया था। पता नहीं आप में से कितने लोग को स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी के बारे में याद है, बट आई हैड डिस्कस अबाउट द दास एंड द दास्यू सिस्टम इन द अर्ली 6th क्लास एनसीईआरटी। तो आपको समय मिले तो पिछले लेक्चर्स को देखेगा, आपको बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर एनसीईआरटी में करा रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। इनफैक्ट आप इतना टॉपिक करके जाओगे तो भी नहीं करके एंशिएंट के 1-2 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे साहब। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव करा रहा हूँ। खाली आपको लग रहा होगा कि सर एनसीईआरटी है, पर ये समरी नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर आप समरी करा रहे हो कि कॉम्प्रिहेंसिव करा रहे हो। नो माय फ्रेंड, आई एम गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटीज, मतलब आई एम गोइंग इनटू द रेफरेंस बुक। आई एम टेकिंग मल्टीपल टॉपिक्स दैट कैन बी पॉसिबल इवन विद इन दिस शॉर्ट टाइम ऑफ 1 आवर। हम लोग डेली 1 से 1.5 घंटे के बीच में करते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्लासेस में अपने दिमाग में ज्यादा भी घुसता है और समझने में भी आसानी रहती है। चलिए ठीक है, तो ये जो दास और दास्यू प्रथा थी, ये दास और दास्यू प्रथा के तहत नॉन आर्यंस को कंसिडर किया गया था। और ज्योतिबा फुले भी यही लिखते हैं कि हम लोग नॉन आर्यंस थे, आर्यंस ने आके हमको दास बना दिया, मतलब हमको है ना हमारे अंदर का गुलाम बना दिया, हमको स्लेव बना दिया, और इसके कारण हमारा शोषण हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन ज्योतिबा फुले बहुत इंटरेस्टिंगली कहते हैं, वो कहते हैं कि आर्यन लोग तो बाहर से आए थे। अगर आर्यन लोग बाहर से आए हैं, इफ द आर्यंस हैज कम फ्रॉम द फॉरेन लैंड्स, दे हैव नो राइट टू ओन द लैंड ओवर हियर बिकॉज दे आर द फॉरेनर्स। बहुत सालों पहले, ये बहुत सदियों पहले भारत के अंदर आए थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो उनका मानना क्या था? द अपर कास्ट हैड नो राइट टू द लैंड एंड इन पावर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजीनियस पीपल। यहाँ के स्थानिक लोगों के पास सत्ता थी, द सो कॉल्ड लो कास्ट। आप समझिए कि ये कितनी हद तक अपना रिफॉर्म को चाहते थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फुले क्लेम्ड दैट बिफोर द आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज। भारत के अंदर एक ऐसा सुवर्ण काल हुआ करता था when the warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. Because Jyotiba Phule from the Maratha, or I would say the Maharashtra region, so he said कि भाई आर्यंस जब भारत के अंदर आए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सेटल हुए, पहले सप्त सिंधु में सेटल होते हैं, फिर धीरे धीरे इन द लेटर वैदिक पीरियड, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी आर्यन इन्वेजन के बारे में, तो आर्यंस जो थे पहले सप्त सिंधु पीरियड में सेटल होंगे या सप्त सिंधु में सेटल होंगे। इन द अर्ली वैदिक पीरियड दे विल बी सेटलिंग इन द सप्त सिंधु पीरियड रीजन, एंड इन द लेटर वैदिक पीरियड, जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो आर्यंस जो है वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और यहाँ से फिर धीरे धीरे अलग अलग जगह में माइग्रेट होने की भी शुरुआत करेंगे। तो वही ज्योतिबा फुले कहते हैं कि आर्यों के आने के पहले भारत की समाज व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कैरम रम्मानु, जूस पीवानु, मजानी लाइफ वाली समाज व्यवस्था थी, वो सब चीजें चली जाती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन उन्होंने कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, किसने बनाई है? आर्यंस ने बनाई है। वर्ण व्यवस्था के तहत हमने ऑलरेडी उसके ट्राइंगल को पढ़ा है, और मैंने आपको ये समझाया है
कि वर्ण व्यवस्था को कैसे ज्योतिबा फुले ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि हाउ दी वर्ण सिस्टम इन इंडिया इज ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस एंड द शूद्र। एंड ज्योतिबा फुले कहते हैं कि द शूद्र एंड द अतिशूद्र का मतलब है शूद्र के नीचे आने वाले, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अनटचेबल्स के रूप में पहचानेंगे। या अनटचेबल्स के साथ साथ उन्हीं के लिए शब्द क्या यूज किया गया बेटा, तो चंडाल नाम का जो शब्द यूज किया गया इनके साथ ही यूज किया गया है। शुड कम टुगेदर टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट शुड कम टुगेदर, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होने के बाद हमको जाति प्रथा के साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, उन सब मुद्दे के ऊपर हमको कहीं ना कहीं लोगों के सामने प्रश्न उठाने चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए। द सत्य शोधक समाज, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इफ यू आर अवेयर, was an association was formed by Phule, propagated the caste equality। याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको पूछ सकता है कि हु फॉर्म द सत्यशोधक समाज, तो इट वाज महात्मा ज्योतिबा फुले ओनली। इनफैक्ट इन्हीं की ही वाइफ हुआ करती थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था सावित्रीबाई फुले। इनफैक्ट इन्होंने अपनी वाइफ को एजुकेट भी किया, ही एजुकेटेड हिज वाइफ, एंड लेटर ऑन इनकी ही वाइफ ने फिर पुणे के अंदर फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल एजुकेशन, लड़कियों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए बेटी पढ़ाओ का जो कंसेप्ट है, वो बेटी पढ़ाओ का कंसेप्ट इन्होंने शुरू किया था साहब 1848 के अंदर। ठीक है, तो याद रखेगा सावित्रीबाई फुले 1848 गर्ल एजुकेशन के लिए इन्होंने सबसे पहले स्कूल की स्थापना की पुणे वाले रीजन के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्म्स के रूप में हम लोग इनको कंसीडर करेंगे। आगे चलते हैं गुलामगिरी के अंदर, इसके अंदर और क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब एनसीईआरटी क्या कहती है, व्हाट डज द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट दैट। एनसीईआरटी कहती है कि फुले रोट अ बुक कॉल्ड एज गुलामगिरी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मीनिंग द स्लेवरी। अब मैंने बताया कि ये कैसे स्लेवरी के रूप में है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि फुले ने अमेरिका की सिस्टम को पढ़ा था, और अमेरिका के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे ब्लैक वर्सेस दी वाइट का जो कंसेप्ट है, जहां के ब्लैक्स को स्लेवरी के तहत यूज किया जाता था इन दी अमेरिकन इकोनॉमी इन द सोसाइटी, उसके बारे में उन्होंने इसकी बुरी की पूरी बात की है। सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट लीडिंग टू द एंड ऑफ द स्लेवरी सिस्टम इन अमेरिका। एक्चुअली अमेरिका के अंदर ये ब्लैक और राइट्स के बीच में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया था। एक्चुअली ब्लैक को लिबर्टी देने के लिए बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये जो स्लेवरी सिस्टम है उसको एंड कर दिया जाए, और जो अश्वेत लोग हैं उनको फ्री कर दिया जाए। दी ब्लैक पीपल शुड बी फ्रीड फ्रॉम द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम है, और कुछ कुछ लोग नहीं चाहते थे। तो अमेरिका के अंदर ऐसा है, स्टोरी ऐसा है कि अमेरिका एज अ कंट्री अगर आप देखोगे तो उसमें दो प्रकार के राज्य थे। नॉर्थ के जो स्टेट थे वो चाहते थे कि स्लेवरी सिस्टम को एंड कर देना चाहिए, पर जो साउथ के स्टेट थे वो चाहते थे कि स्लेवरी सिस्टम शुड कंटिन्यू। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो स्लेवरी सिस्टम कैसे रहेगी, तो एक स्टेट कह रहा है कि एंड कर दो, नीचा वाला मना कर रहा है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर ऐसी कंडीशन हो गई, हाइपोथेटिकली हम कहते हैं कि नॉर्थ के यूपी, बिहार, गुजरात वो सब स्टेट कहेंगे कुछ ऐसी सिस्टम होनी चाहिए सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पर साउथ के स्टेट होंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आपका केरला एंड उड़ीसा और ये सब, ठीक है, तेलंगाना, ये सब कहेंगे कि नो, कुछ ऐसी प्रथा होनी चाहिए। तो वैसी ही बात आपको यहाँ मिलेगी। अमेरिका के अंदर ये नॉर्थ एंड साउथ के स्टेट्स के बीच में इसके कारण कन्फ्लिक्ट हो गया। सो दैट अराइज्ड अ बिग कन्फ्लिक्ट, और ये कन्फ्लिक्ट के कारण 1860 में अमेरिका के अंदर गृह युद्ध होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। ये सिविल वॉर को अगर आपको जानकारी होगी तो अब्राहम लिंकन करके अमेरिका के लीडर थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने अमेरिका को टूटते टूटते बचाया था, क्योंकि उसके कारण अमेरिका पूरी तरह से विभाजित हो चुका था। 1865 तक आते आते ये जो स्लेवरी सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है बाय अब्राहम लिंकन। याद रखेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक्स इसके साथ दिए हुए और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ना ही है आपको। अमेरिकन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन civil war, it is part of the world history syllabus as well, and because it is part of the world history syllabus you are supposed to study that as well. चलिए, ठीक है। So what we find कि because some 10 years before this the American civil war had been fought leading to the end of the slavery in America, और अमेरिका के अंदर स्लेवरी सिस्टम खत्म हो गई, तो ज्योतिबा फुले भी कहते हैं कि यार अमेरिका जैसा कंट्री कर सकता है तो हम क्यों नहीं, why not us? We should also go for this thing, and this is one of the reasons Fuller dedicated his book to all the Americans who had fought to free the slaves। जो गुलामी प्रथा को अंत करने के लिए अमेरिका के अंदर फाइट होती है, कितने लोग मारे गए थे? करीबन 10 लाख के आसपास मारे जाते हैं। 10 lakh people had passed away
बिकॉज द अमेरिकन्स वर फाइटिंग इन द नॉर्थ एंड द साउथ। ये दोनों के दोनों राज्य थे। टोटल 34 स्टेट्स थे अमेरिका के अंदर तब, और 23 राज्य नॉर्थ के थे और 11 राज्य साउथ के थे। और ये 23 और 11 एक दूसरे के सामने कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। एक कह रहा है गुलामी प्रथा रहनी चाहिए, दूसरा कह रहा है नो, गुलामी प्रथा को अंत कर देना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका का इतिहास बहुत ब्लडी रहा है। फुले अमेरिका के साथ ही लिंक करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए कि भारत के अंदर जो लोअर कास्ट के लोग हैं वैसी ही कंडीशन अमेरिका के अंदर जो गुलाम हैं उनकी है। सो द लो कास्ट पीपल एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका बोथ आर सेम। एंड इसी के कारण फुले ने कहा कि देखो अमेरिका ने एंड किया है तो भारत को भी करने की जरूरत है। एज दिस एग्जाम्पल शोज, फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। भारत में जितने भी प्रकार के अन्याय हो रहे हैं उन सब के ऊपर ज्योतिबा फुले अपना विचार देते हैं। और उनका कहना यह था कि भारतीय समाज व्यवस्था के तहत हमको ये जाति प्रथा को अबॉलिश करना चाहिए। जाति प्रथा अगर अबॉलिश नहीं हो रही है तो बहुत ही बड़ा प्रश्नार्थ हो जाएगा। रिलीजन को भी चेंज करने की जरूरत है। इनफैक्ट उनका ये भी मानना था कि इवन विद इन द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट की हायरार्की है, कास्ट की हायरार्की में जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट के अंदर भी वुमेन की कंडीशन तो खराब ही है। उसमें भी खाली पुरुषों के पास ही अधिकार है। इवन इन द अपर कास्ट द वुमेन आर नॉट गेटिंग द ट्रू राइट्स। औरतों को तो, स्त्रियों को तो अधिकार अभी भी नहीं मिल रहा है। तो फुले खाली एक जाति प्रथा के ऊपर ही अपना विचार नहीं देंगे। समझने की कोशिश करो आप। फुले ये भी कहेंगे कि मैं तो ये कहता हूं कि जो लोअर कास्ट के साथ शोषण हो रहा है उसी प्रकार का शोषण अपर कास्ट की वुमेन के साथ भी हो रहा है। तो ब्राह्मणों के अंदर कोई ब्राह्मण के घर पे इनफेक्ट बेटी है या उसकी वाइफ है या उसकी पोती है, कोई भी है, ठीक है, कोई भी इंसान होगा, तो वहां पे भी उतना ही शोषण हो रहा है जितना लो कास्ट के साथ हो रहा है। तो वुमेन कंडीशन इन द अपर कास्ट and the low caste general population was facing the same problem. So this is one of the reason he said, I am concerned about the plight of the upper caste women, the miseries of the labor and the humiliation of the low caste. तो फुले को हम लोग जरूर से ये कह सकते हैं कि he was not just a person who was related to a single community, और वो खाली एक ही कास्ट की बात करेंगे। फुले कहेंगे कि नो, आई एम बियॉन्ड दैट, मैं इसके बाहर भी अपना विचार देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसके कारण ज्योतिबा फुले अपना विचार देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कैसे हमको रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, किस तरह से इनफैक्ट समाज सुधार है, जो पूरा का पूरा सोशल रिफॉर्म्स है, उसको आगे जाना चाहिए। और ज्योतिबा फुले ने कास्ट रिफॉर्म्स के रूप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर से ही हम लोग लिख सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनेगा। आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको पूछेगा डिस्कस द रोल, क्या पूछेगा, डिस्कस द रोल ऑफ ज्योतिबा फुले इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट in India and highlight how it changed the course of low caste community, how it changed the condition of the low caste community। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा जनरली 15 मार्कर्स में आजकल मेंस के अंदर आ रहे हैं। तो ये आपका मॉक क्वेश्चन हो गया बेटा, और ये मॉक क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। ठीक है, तो आप जब कोई भी आंसर राइटिंग और ये कुछ भी कर रहे हो तो टॉपिक को पहले थोड़ा समझ जाओ। हमने ज्योतिबा फुले को इतना डिटेल पर्सपेक्टिव के अंदर अभी देखा है, और एनसीईआरटी के बाहर भी मैं आपको लेके गया कि उनके अप्रोचेस क्या क्या थे, उनको किन किन चीज़ों ने मोटिवेट किया था, तब जाके हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में इतना सारा लिख पाए। ठीक है, अब ज्योतिबा फुले का तो एक कंट्रीब्यूशन हमको मिलता ही है साहब। ज्योतिबा फुले के साथ साथ हमको जो ज्योतिबा फुले ने रास्ता दिखाया था उससे मोटिवेट होकर और भी लोग लो कास्ट मूवमेंट के ऊपर काम करेंगे। सो ज्योतिबा फुले वॉज वन सच रिफॉर्मर। अगर ज्योतिबा फुले का हम लोग याद रखते हैं इन द 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के अंदर हमको लो कास्ट मूवमेंट के अंदर और भी लोग मिलेंगे, बाबा साहेब आम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नाइकर, या जिन्हीं को ही हम लोग पेरियार के नाम से पहचानते हैं,
उनका भी कंट्रीब्यूशन लो कास्ट मूवमेंट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग इनको समझते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले ज्योतिबा फुले ने क्या कहा है अपनी किताब के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और ये सेशन को फिर यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली कंक्लूड करने की भी कोशिश करेंगे। अब देखिए कि ज्योतिबा फुले अपनी किताब के अंदर क्या क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मी हियर एंड यू ओवर देयर, हाँ मैं यहाँ पे हूँ आप वहाँ पे हो, ठीक है ना। फुले वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म दैट वॉज प्रीच बाय द अपर कास्ट लीडर्स। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझिए, मैं 1850s की बात कर रहा हूँ, 1870s की बात कर रहा हूँ। भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बाय द वे नेक्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म के ऊपर ही है, तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया एट दैट पॉइंट। अब ज्योतिबा फुले क्यों इस तरह से लिखते हैं, उसके इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें आपको समझाता हूँ। आप समझने की कोशिश करो कि भारत में एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी एंड देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो कांग्रेस के पहले भारत में बन चुके हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग ने ये ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन था बंग भाषा प्रकाशिक सभा जो 1838 के आसपास बना था, या जमींदारी एसोसिएशन बना था, या आप समझने की कोशिश करोगे तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनती है, इंडियन एसोसिएशन बनता है। ये जितने भी पॉलिटिकल बॉडीज बने ये कांग्रेस के पहले बनते हैं। दिस आर ऑल द बॉडीज विच आर फॉर्म्ड बिफोर कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की स्थापना के पहले। ऑल दिस एसोसिएशंस विच वर फॉर्म्ड बिफोर कांग्रेस, ये सब के सब अपर कास्ट लीडर्स ने बनाए थे। और ज़्यादातर आपको बंगाली ब्राह्मण्स मिलेंगे, या पारसी बिजनेसमैन मिलेंगे, या आपको कोई वही जो है ना सो कॉल्ड अपर कास्ट लीडर्स के रूप में ही मिलेंगे। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि मैं समाज व्यवस्था के तहत प्रश्न तो कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि मेरे कुछ भाई लोग जो समाज व्यवस्था के तहत प्रश्न नहीं कर रहे, बट दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट ही वॉज क्रिटिसिज्म ऑफ देम। अब देखो ये क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या बता रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि द ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द स्वॉर्ड ऑफ देयर रिलीजन व्हिच हैज कट द थ्रोट ऑफ द पीपल्स प्रॉस्पेरिटी एंड नाउ गो अबाउट पोजिंग एज ग्रेट पैट्रियट्स ऑफ देयर कंट्री। ये क्या कहते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, फुले साहब कहते हैं कि वे ब्राह्मण जो पहले तलवार लेके चलते थे, लोगों का गला काट देते थे, मतलब एक्सट्रीम उन्होंने हार्श शब्दों का उल्लेख किया है, बट उनका इनफैक्ट एक राइटिंग के पीछे कुछ इंटेंशन भी होगा, क्योंकि उनका मानना था कि समाज व्यवस्था में कैसे भेदभाव हो रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, द ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द स्वॉर्ड of the religion which has cut the throat of the people's prosperity and now go about posing as the great patriots of the country। अब ये क्यों लिखते हैं, आप समझिए कि महाराष्ट्र के अंदर उस टाइम पे राष्ट्रवादी चळवळ की या आंदोलन की शुरुआत हो गई। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले मिलेंगे आपको, बाल गंगाधर तिलक मिलेंगे, 1880s के आसपास का टाइम है, और फुले इसके बारे में लिख रहे हैं 1870s के दौरान। बंगाल के अंदर बैनर्जीज मिलेंगे, सुन्नाथ बैनर्जी और ये लोग, आनंद मोहन बोस, तो ये सब लोग कौन थे साहब, तो दे बिलोंग टू द अपर कास्ट। ठीक है, तो फुले कहते हैं कि तुम समाज व्यवस्था के तहत तुम अपने ही भाई को दबाते हो और फिर आप अंग्रेजों के सामने फाइट करने चले जाते हो और कहते हो कि हमारा शोषण हो रहा है। अरे तुम खुद शोषण कर रहे हो। ठीक है, ऑन वन हैंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड यू आर कॉलिंग कि वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, वी एज इंडियंस आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, बट व्हाट यू आर डूइंग विद इन द सोसाइटी, on one side you are fighting a foreign power, but on the other side you are doing the same thing with your own brother। तो फुले इसके लिए कहते हैं कि भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो फुले क्या कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई आप है ना खाली खोटा राष्ट्रवाद मत दिखाओ, बोगस राष्ट्रवाद कहेंगे उसको। ठीक है, दे गिव एज दिस एडवाइस टू अवर शूद्र मुस्लिम एंड द पारसी यूथ दैट अनलेस वी पुट अवे quarreling amongst ourselves about the divisions between the high and the low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve the purposes, then it will be me here and you over there again। ठीक है, तो कहानी घुमा फिरा के यही है कि ज्योतिबा फुले कहते हैं कि अभी तो ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि भाई देखो हमको इकट्ठा होना चाहिए, हमारे बीच में जो भेदभाव है वो सब खत्म कर देने चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, शूद्र को, मुसलमानों को, पारसियों को, सबको इकट्ठा होना चाहिए और राष्ट्रवाद करना चाहिए। फिर फुले क्या कहते हैं, व्हाट डज द फुले सेज, फुले सेज कि द मूवमेंट हम लोग कंट्री आगे के रूप में आगे बढ़ेंगे एंड विल प्रोग्रेस, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही उनका पर्पस खत्म हुआ, किसका पर्पस खत्म हुआ, ब्राह्मणों का पर्पस खत्म हुआ, शायद देश को आजादी मिल जाए, तो कहेंगे कि देन इट विल बी मी हियर एंड यू ओवर देयर। मतलब क्या है कि तू तेरा संभाल, मैं मेरा संभालूंगा। ठीक है, देवा देवा, तुम तुम्हारा करने का, मैं मेरा करने का। सादी भाषा में फुले का मानना ये था कि जितने भी आपके उस टाइम पे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे 1870s के दौर में,
वो सब के सब कहीं ना कहीं हम लोग का उपयोग कर रहे हैं, दे आर यूजिंग अस, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये फूले का पर्सनल अपना ओपिनियन है, वी कैन सी द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दैट। मैं खुद अगर आप मुझे एज ए टीचर के रूप में पूछोगे तो इसमें भी आपको अलग अलग हिस्टोरियंस के ओपिनियन मिलेंगे। कोई कहेगा कि नो, फूले ने सही प्रेडिक्ट किया था क्योंकि नेशनल मूवमेंट पूरी की पूरी एक अपर कास्ट मूवमेंट के रूप में रह गई थी। कांग्रेस के अंदर भी फिर 1890s के बाद जो भी लीडर्स आए वो सब के सब अपर कास्ट के लीडर ही थे। बहुत ही गिने चुने लोग आपको कांग्रेस के अंदर मिलेंगे जो लो कास्ट से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट इसी के कारण बाबा साहेब वॉज क्रिटिकल ऑफ कांग्रेस। बाबा साहेब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि हमारे साथ कैसा भेदभाव हो रहा है जाति प्रथा के तहत। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास के ऊपर आएंगे तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द बाबा साहेब पर्सपेक्टिव एंड विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ ईवी रामास्वामी नाइकर, वो क्या कहते हैं जाति प्रथा को लेके। और फाइनली मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर को यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर एनसीईआरटी कराया है और मेरा मानना यह है कि आप एनसीईआरटी को खाली पढ़ो मत, उसको समझो, उसके क्रक्स, उसके एसेंस को एंजॉय करो। आप जब तक एनसीईआरटी के क्रक्स को, एसेंस को एंजॉय नहीं करोगे, आप उसको है ना गेन नहीं करोगे कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर, तो बाकी आपको ये सब फैक्ट लगेगी। ये फैक्ट है ही नहीं साहब। फैक्ट तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी जब आप इसको समझ जाओगे। अब गुलामगिरी नाम की किताब के बारे में आपको पूछेगा तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? हाँ, गुलामगिरी किसने लिखी थी अगर आपको पूछा जाएगा तो डोंट यू थिंक यू विल बी एबल टू राइट? सतनामी सेक्ट के लीडर कौन थे? घसीदास, याद रहेगा। हरिदास ठाकुर के मटुआ सेक्ट थे। श्री नारायण गुरु इजावा कम्युनिटी, ही गेव द स्लोगन वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट, उनके ही शिष्य थे शरदरन अय्यप्पन जो कहते हैं नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड। सबके सब चंडाल और लो कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए उस टाइम पे आंदोलन कर रहे थे। साथों साथ हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी नाम की किताब के द्वारा अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट करती थी वैसी ही इंडिया के कास्ट सिस्टम के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रश्न था उसको हाईलाइट कराते हुए अपना एक विचार दिया और किस तरह से ज्योतिबा फुले ओवर पीरियड ऑफ टाइम महात्मा ज्योतिबा फुले के रूप में पहचाने गए। ये क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास के ऊपर आएंगे तो बाबा साहेब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी में क्या दिया है। और आपको तो पता ही है मैं एनसीईआरटी के बाहर भी आपको कवर कराता हूँ। देखो दोस्त, ये तो मेरी एनसीईआरटी के क्लासेस यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी पे हो रहे हैं। मैं आपको लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो बियॉन्ड एनसीईआरटी हैं। और आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के मैसेजेस आते हैं हमें, तो हमको बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आपके लिए और भी इफेक्टिव वे के अंदर यही एनसीईआरटी को इस तरह से लेके आएंगे। बट मार्क माई वर्ड्स, you need to wait for this. Rome was not built in a day. Neither you will be able to get into the services within a month or a night, I would say. ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तैयारी अच्छे से करो, फाउंडेशन अच्छे से बिल्डअप करो, एनसीईआरटी को अच्छे से करोगे, उसके अंदर की छोटी छोटी पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी चली जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी ने छोड़ा है, What do you think ज्योतिराव फुले meant by me here and you over there again? ठीक है, ज्योतिराव फुले क्या कहते हैं कि आप हमारा उपयोग करोगे नेशनल मूवमेंट के अंदर, अपर कास्ट को कहते हैं, और आज़ादी मिलने के बाद बोल दोगे कि तुम उधर जाओ मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इसी के कारण ज्योतिराव फुले उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली टॉपिक के साथ ये कोर्स को और ये चैप्टर को यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे भारत के अंदर मंदिरों के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी अनटचेबल्स को, और मंदिरों के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, या हम लोग कहेंगे कुएं में पानी पीने की अनुमति नहीं थी। तो उसके ऊपर पेरियार और आम्बेडकर साहब क्या कहते हैं, और इसके सिवा इंडिविजुअल कोई छोटे मोटे रिफॉर्मर्स होंगे तो उनको भी कवर कर लेंगे हम लोग। मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा लंबा क्लास खींचते हुए ये सेशन को या ये चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो और भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हुआ और इंडिया में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस किन किन लोगों ने बनाया, क्या क्या मूवमेंट होता है, कैसे अलग अलग स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनी, ये ब्लैक और वाइट के बीच में क्या क्या इशू चल रहा था स्लेवरी सिस्टम के रूप में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी आपको समझाऊंगा कि क्या एनसीईआरटी कहना चाहता है व्हेन इट कम्स टू द स्लेवरी सिस्टम एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव्स। तो ये चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लोग मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है माय फ्रेंड, इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, you are most welcome to I would say join us, and you are most welcome I would say to contact us on the number 91066। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, कहाँ चला गया, ये वाला नंबर है अपना
दिस इज द ऑफिशियल नंबर जहां पे आप मुझे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी में पूछ सकते हो. ऑलवेज यूज द कोड PNLive फॉर द रेफरल्स, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. और साथों साथ ये मेरी टेलीग्राम चैनल है प्रतीक UPSC, प्लीज ज्वाइन दिस. मैं आपको लेक्चर्स की अपडेट्स और स्पेशल क्लासेस और बाकी सब लूंगा, मैं यहाँ पे उसके ऊपर देता रहूंगा. दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, प्लीज फॉलो सो दैट यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग द न्यू कोर्सेज एज वेल. ठीक है, तो ये हिस्ट्री है मेरी तरफ से. हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप स्टडिंग.